कुछ कुछ ऐसा ही चल रहा है। नहीं सर, सही आ रही है आपकी आवाज। आ रही है? ओ थैंक यू निशांत, थैंक यू वेरी मच। किसने कहा था अभी कि वेलकम सर। किसने कहा था अभी? सर काजल। अरे मैं सुनता ही नहीं हूँ किसी की। जो लोग मुंह छुपा के बात करते हैं मैं सुनता ही नहीं हूँ। सिर्फ मैंने उन्हीं की सुनूंगा जो मुंह दिखा के मुझसे बात करेंगे, उनकी केवल। आज सिर्फ 3 बहादुर थे केवल। नंबर 1 बारहवीं, नंबर 2 पर जाता है निशांत, नंबर 3 पर मेरा हाउस, और नंबर 4 पर दिशा को मान सकते हो। लेकिन मैं रुमिशा को सबसे बेस्ट कहूंगा क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत हुई कि वो 2 के बीच में अकेले लड़ने के लिए आ गई। वेल डन रुमिशा, वेल डन। इसे कहते हैं अपने हाउस को प्रमोट करना। है किसी में दम इतनी? सर मैं भी हूँ। ओ मेरी बेटी रानी, तू तो है ही, तू तो है ही। मैं ऑन कर दूं? एक्चुअली रूम में अंधेरा है तो हाउस की शट दिखेगा नहीं। कोई बात नहीं। हाँ लो, काजल गुस्सा हो गई, वो चली गई, बोले कि मुझे नहीं पढ़ना। उसने लेफ्ट कर लिया अपने आप को। सर वो ना मेरी बात सुन रही है। एक्चुअली में उसी का नेटवर्क कमजोर था मेरे ख्याल से, खुद ही बाहर हो गई। खैर, तो बेटा मैं आपको बता रहा था कि ये बहुत ही एक सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल वाली बात है कि वर्क से एनर्जी, एनर्जी से पावर पैदा होती है। अब व्हाट इज वर्क? जैसा वर्क होगा वैसी एनर्जी आएगी, और जैसी एनर्जी आएगी बच्चों वैसे ही पावर पैदा होती है। पावर कई बार घमंड पैदा करती है, ईगो पैदा करती है, लोगों में को नाश करने का काम भी करती है, जिसको बोलते हैं नेगेटिव पावर बोलते हैं। तो इट विल बी डिपेंड ऑन योर वर्क। तो इसलिए हमसे कहते हैं कि जीवन में अच्छे काम करने चाहिए। जब यू आर डूइंग पॉजिटिव वर्क सो यू गेट पॉजिटिव एनर्जी, एंड पॉजिटिव एनर्जी ऑलवेज कन्वर्ट इनटू द पॉजिटिव पावर। जब पॉजिटिव पावर आपके पास होगी तो वो आप दूसरों को जो ट्रांसफर करेंगे तो जाहिर है कि उसका भला होगा, उसका अच्छा होगा। ये इस चैप्टर का आप चाहें तो एक मोरल मैसेज भी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और हम आज बात करेंगे एनर्जी की बात करेंगे। कहाँ है एनर्जी? ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एनर्जी? बच्चों एनर्जी कई तरीके की होती है। एनर्जी का मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क। सिंपल सी बात है, वर्क करने की क्षमता को, उसकी योग्यता को, उसकी काबिलियत को, उसकी कैपेसिटी को हम कहते हैं एनर्जी। अब एनर्जी कई तरीके की होती है बच्चों। ढेरों एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारी अभी आपने निकालोगे है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी होती है। जो एनर्जी जैसे पैदा होती है उसी की हम बात करते हैं। ठीक है, अब आगे, लेकिन आपको उसमें पढ़नी है एक मेन, जो आज पढ़नी है वो है मैकेनिकल एनर्जी। ये 2 तरह की होती है बेटा, एक बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी और एक बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड पोटेंशियल एनर्जी। फिर काइनेटिक एनर्जी भी कुछ अलग होंगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होंगी, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज आपको बात करनी है एनर्जी की। सो टॉपिक इज योर एनर्जी। तो लिखिएगा इसमें एनर्जी, एनर्जी द एनर्जी of an object, the energy of an object is defined as is defined as its capacity for doing work and is measured by the total amount of work it can do.
or in very short, it is the ability, the ability to do work. That's all. बस इतना लिख दो. It is the ability to do work. ठीक है, चल. बच्चों, जैसे जो चीज जिससे बनती है वो वैसी ही रहती है, तो उसका नेचर भी वही रहता है. तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि इसकी जो यूनिट होगी एनर्जी की, वो वही होती है जो किसकी होती है, वर्क की. दैट इज जूल और अर्क ना. तो लिख दो इस बात को भी. इट्स यूनिट इज जूल इन एसआई एंड अर्क इन सीजीएस. यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे बच्चों कि एनर्जी इज अ लॉट ऑफ इज अ टाइप ऑफ एनर्जी. नो, एनर्जी इज अ फॉर्म. एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, कोई एक नहीं है, बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं. तो उसमें से कुछ हमको पता है, हम वो लिख देंगे. कुछ नहीं पता है, वो नहीं लिखेंगे. अभी कुछ तो हो सकता है कि अभी ऐसी कुछ एनर्जी है जो हमें आज तक पता ना हो, कल मालूम पड़ेगी तो हम उसे जोड़ देंगे इसमें. कल मतलब 10-20 साल के बाद, 50 साल के बाद. ठीक है ना. तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है. जैसे केमिकल एनर्जी होती है, जैसे पेट्रोलियम एनर्जी होती है, जैसे विंड एनर्जी होती है, जैसे टाइडल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ही, मैग्नेटिक एनर्जी है ही, लाइट एनर्जी है, सनलाइट एनर्जी स्पेशली हो सकती है. सो वी हैव अ लॉट ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो देखिए इसी बात को, देयर आर मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. देयर आर मेनी different forms of energy. Number 8, number 1, mechanical energy. Number 2, electromagnetic energy. लाइट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, बहुत सारी जो भी 4-5 जगह काम कर रहे हैं. अब हम लोगों को जो बेसिकली पढ़ना है वो पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी. जो मैकेनिकल एनर्जी बच्चों होती है, ये एक फिक्स एनर्जी है, ये एक फिक्स एनर्जी होती है. एंड दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस, तो नहीं बोलेंगे हम इसको, क्रिएट या चेंज द फॉर्म ड्यू टू द मैकेनिकल. किसी मशीन की वजह से, किसी मैकेनिज्म की वजह से जब कोई एनर्जी डेवलप हो जाती है तो उसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी. ये बेसिकली 2 तरह की होती है. दुनिया में हर एनर्जी दो तरह की होती है, या तो काइनेटिक होगी या पोटेंशियल होगी. तो उसमें से हमको एक एक करके पढ़ना है. तो पहले लिखिए काइनेटिक एनर्जी. ये सब कुछ आप ये जो मैं बता रहा हूँ उसमें से बहुत सारी चीजें आप लोग 9th में पढ़ के आए हैं, तो इस पर हमको पढ़ा पढ़ेंगे. ठीक है. The energy possessed by a body
possessed by a body, the energy possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy. यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वो हर बॉडी जो मोशन में है उसके अंदर में और कुछ हो ना हो नहीं पता हमें, एक बात कंफर्म है कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। अभी आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उसमें यदि फैन चल रहा है, फैन चल रहा है, तो उस फैन के अंदर में बहुत सारी एनर्जी और भी है, नहीं पता, भूल जाओ 2 मिनट के लिए। लेकिन उसमें बोलना सर इसमें एक चीज कंफर्म है कि उसके अंदर में मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर में कंफर्म है। हवा चल रही है तो हवा में और कुछ हो ना पता हो, मगर उसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी तो है ही। जो चीज जैसे अभी मेरा हाथ चल रहा है तो इसके अंदर में एक पक्का है, वो क्या है, इसके अंदर में एक काइनेटिक एनर्जी है। इसका एक छोटा सा इसका एक्सप्रेशन है, हाफ एम बी स्क्वायर वाला, तो हमको निकालना है। तो जब बेटा आपके पास ये सरफेस है और इस सरफेस पर एक बॉडी रखी हुई है जिसमें कि आप एफ फोर्स लगा रहे हैं, इसका मास एम है, और ये बॉडी एफ फोर्स है, मास एम। यहाँ पर जिसकी स्पीड है वो यू है, तो यहाँ पर इसकी स्पीड भी हो जाती है। ये इसके दो सेंटर पॉइंट है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको आपने एस मान लिया। बनाइए बन जाए तो मुझे बता देना। सर बना लिया। ओके, लिखिएगा। लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m। लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m which is lying initially at rest, lying which सर रिपीट कर दीजिए। Let's consider a body of mass small m which is lying initially at rest, that is u is equal to 0. That is u is equal to 0 on a perfectly frictionless surface. If a constant force capital F
if a constant force capital F produce an acceleration vector A in it after time small t, body displaced by s, Sir, after body time, after time, time t small t, after time t, body displaced by s and having velocity v, then from third equation of motion, v square is equal to u square plus 2as, but u कितना है 0, so v square is equal to 2as और now work done by the force in displacing the body through vector s W is equal to कितना हो जाएगा अपने को वेक्टर S डॉट वेक्टर FS और FS cos थीटा FS cos theta FS cos theta. Since the direction of force and displacement is same, that is theta equal to 0, so W is equal to F into S. और W क्या जगह रखो M A S AS की वैल्यू हम ले सकते हैं तो सॉल्यूशन फर्स्ट W is equal to M into V square for 2, so W is equal to half MV square, half MV square. ठीक, आगे लिखिए. This work done is converted into the kinetic energy of the body. This work done is converted into the kinetic energy, that is K is equal to half mv square. Half mv square.
आगे देखिए इन वेक्टर फॉर्म के को आप ऐसे बन सकते हैं हाफ एम वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। हो गया बच्चों? यस, हो गया ना बच्चों? यस सर। ना अब आपने को दूसरा एक और इसी सही लगभग ऐसा ही है, छोटी सी और है लिख दो, लगभग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से गुजर जाएगा। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम में बच्चों क्या होता है ये बताया जाएगा। समझ लो थोड़ा सा इसको, नाम से ही लग रहा है जिसमें वर्क और एनर्जी की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द वर्क डन। यानी कि आप किसी बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज करते हो एक्चुअली वही उसका वर्क होता है। यानी कि यदि आपको वर्क पता है तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी की चेंज को शो कर सकते हो। और यदि मैं ये कह दूं, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने कहा कि एक बॉडी है जिसकी काइनेटिक एनर्जी पहले 40 जूल थी, अब 30 जूल हो गई है, बताइए कितना वर्क हुआ? तो आपका आंसर क्या जाएगा? -10, क्योंकि 40 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? -10। ओके, ऐसा आएगा। तो लिखिएगा इफ dw is the amount of work done by the force F, if dw is the amount of work done by the force in displacing a body, in displacing a body of mass small m through ds। आपको पता है कि उसके वर्क भी कम है तो वो भी कम हो जाएगा थ्रू ds in its own direction, that is dw is equal to f ds, vector f or ds, so you have f ds cos 0 क्यों? उसका own direction, so यहाँ कितना है अपने को f ds। आप सभी को पता है बेटा f की वैल्यू कितनी होती है? dw is equal to ma ds, ma ds। बच्चों क्या मैं dw ma को हम a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? dv/dt into ds। ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम।
तो क्या आ गया dv अपॉन dt इनटू ds। यदि मैं इसको अब ऐसे लिखूं तो चेंज कर दूं m dv इनटू ds अपॉन dt। मैं dt को यहां से शिफ्ट कर दिया। मेरा का dt फॉर्मूला है यहाँ बेटा ये क्या लिखा हुआ है वेलोसिटी वेक्टर। यानी वो ये लिखिए वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा अपने को dw इक्वल टू m dv इनटू v और आप इसको m v dv लिख सकते हैं। ये क्या आ गया पता है आपको? ये बता रहा है कि यदि हम वेलोसिटी में dw चेंज करते हैं तो उसमें कितना वर्क होगा। ठीक, तो अब देखिए if w is the work done, if w is the work done, if w is the work done in giving the work done by a force, by a force, by a force, by a force in changing the velocity of body, in changing the velocity of a body, in changing the velocity of a body from u to v, u से v तक, u to v, then ये क्या लिमिट u से v mg dv। हाँ, अब यदि हम इसको करेंगे इंटीग्रेट तो क्या आएगा w इज इक्वल टू m, तो बेटा कांस्टेंट इसको बाहर निकाल दो, इसका कितना होगा इंटीग्रल v स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट क्या है u से v। सो हियर w इज इक्वल टू m अपॉन 2, नियम क्या है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां से w इज इक्वल टू कितना जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर। क्या रे बच्चों ये क्या लिखा हुआ है बेटा? निशांत बेटा ये क्या लिखा हुआ है? सर काइनेटिक एनर्जी। नहीं सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हाँ दोनों ही काइनेटिक एनर्जी बेटा, लेकिन क्या है कि चूंकि ये वेलोसिटी फाइनल है तो इसे बोलेंगे हम लोग
फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो W इज इक्वल टू जाएगा KF माइनस KI, KF माइनस KI। बेटा फाइनल में से गया इनिशियल, तो क्या बचेगा, चेंज। तो ये चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, बस है। तो बस अब आप उस स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज, अब देखिए दैट इज द नेट वर्क डन by the external forces the net work done by the external forces acting on a body is equal to the change in kinetic energy of the body। बच्चों यहाँ इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, सेम है। तो इनमें से कौन बड़ा है, कौन तय करेगा, ये स्पीड। ये कौन सी स्पीड है, फाइनल। ये कौन सी स्पीड है, इनिशियल। अब इसकी 3 शर्तें हो सकती हैं। फर्स्ट, V is greater than U, दूसरी V is less than U, और तीसरी V is equal to U। हम पहले बात करते हैं इसकी। V is more than U, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी की स्पीड बढ़ी है। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है तो हमेशा वहां जो वर्क होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों, स्पीड ज्यादा है तो फाइनल एनर्जी ज्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। यानी कि यदि किसी बॉडी की स्पीड बढ़ रही है लगातार तो उस पर जो वर्क हो रहा है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा केस, V is less than U, यानी कि जो स्पीड है वो लगातार कम हो रही है, कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, कम हो रही है, मतलब उसे कोई अपोज कर रहा है, लाइक अ फ्रिक्शन। तो क्या हो जाएगा कि वहां पे स्पीड कम हो रही है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से कम हो जाएगी। ये कम हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी, मतलब बल कैसा हो गया, नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी बॉडी की स्पीड लगातार कम होती है, दैट मींस द वर्क डन ऑन दैट सिस्टम विल बी नेगेटिव। लग भी रहा है कि उसको अपोज कर रहा हो। तीसरा, V is equal to U, neither increase nor decrease, same। यदि ऐसा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, this work will be 0। इसका मतलब ये हुआ यदि कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, बच्चों ध्यान देना, यदि कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये की हुआ केवल कि भैया उस बॉडी पर कोई वर्क नहीं हो रहा। तो इसको ध्यान रखना, यदि किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हो जाएगा उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जब फोर्स नहीं लगेगा तो उस पर कोई वर्क भी नहीं होगा, जब वर्क नहीं होगा तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये भी एक मेथड है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वर्क इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0।
तो ये था आपका मतलब आज के लिए। शेष मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।